तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ जिंदा मर जा। इसमें दो छोटी छोटी स्टोरी है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अनोखा था वह म्यूजियम, विश्व के सबसे पहले जहाज का मोम का मॉडल, अद्भुत, वाह मोम का डायनासोर, मोम का आदि मानव। म्यूजियम का आज का विशेष आकर्षण, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस डाई डायबोलिकल यंत्र को देख रहे हैं आप। मौत के टार्चर का एक यंत्र। इसे स्ट्रेच रैक यानी मौत को खींचने वाला यंत्र कहते हैं, जिसे मध्यकाल के लोग टॉर्चर के लिए इस्तेमाल करते थे। हमने अपने दर्शकों को इस रैक की प्रणाली दिखाने की व्यवस्था की है। मॉम के इस बूथ पर उस दृश्य को हूबहू प्रदर्शित होता हुआ देखेंगे आप लोग। वाह क्या बूथ है, एकदम असली युवक सा। असली सा या सचमुच असली। उफ, ये सब लोग मुझे मोम की डमी समझ रहे हैं, लेकिन मैं मोम की डमी नहीं हूँ। जीता जागता इंसान हूँ, जिंदा हूँ। मेरे जिस्म में एक ऐसी दवा इंजेक्ट कर दी गई है जिसके प्रभाव से अपनी पलकें तक नहीं झपका पा रहा मैं। मेरा मस्तिष्क सक्रिय है, मैं देख व सुन पा रहा हूँ। उफ, कैसी व्यवस्था है ये मेरी। क्या इतने लोगों में कोई मेरी मदद न कर पाएगा। गाइड के संकेत पर उस नकाबपोश के हाथ तेजी से हरकत में आ गए। कथित मोम की उस डमी का अंजाम देखने को आतुर थी प्रत्येक आंख। इसी तरह खींचा जाता रहा है ये बूथ तो दो टुकड़ों में बदल जाएगा ये। स्तब्ध से खड़े थे दर्शक, मध्यकाल के उस निशंस टॉर्चर के भयानक कल्पना लोक में खोए। उफ, किस अति भयानक ढंग से टॉर्चर किया जाता था। अपने आप को मरता देख रहा था। स्ट्रेच रैक पर बंधा हुआ युवक, पीड़ा का कोई आभास न हो रहा था उसे दवा के कारण। आह, सफल हो गया उसका प्रयास। मैं मारा डाला जा रहा हूँ और मेरा हत्यारा यहाँ मौजूद तक नहीं है। वो उफ, मौत का ऐसा टॉर्चर जारी था। नो, जिसके कई गवाह मौजूद थे। मोम कहीं से चटक क्यों नहीं रहा। अभी एक झटके से दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा ये पुतला। अति भावक दृश्य प्रस्तुत हुआ। दर्दनाक ढंग से तड़पते युवक की अंतिम हिचकी थी वो। खून का तालाब बह गया। दहशत से फटी पड़ी दर्शकों की आंखें। बूथ में बदल गया गाइड और वो नकाबपोश। ये क्या खून, डमी से खून कैसे बह रहा है। खून, चीखे, शोर, हंगामा, खून खून। डमी नहीं थी ये, किसी जिंदा इंसान को मुर्दा बना दिया गया। उफ, मारो, इन्हीं दोनों ने मिलकर मूर्ख बनाया हमें और जान ली है इस युवक की उत्तेजित भीड़। उस कत्ल की चश्मदीद गवाह। जंगल में आग के समान उस विचित्र ढंग से की गई हत्या का समाचार फैला म्यूजियम में। क्या सरेआम इतने लोगों को मूर्ख बना गए हत्यारे। पुलिस, हमारा कोई दोष नहीं है इंस्पेक्टर साहब। हमें प्रदर्शन से पूर्व यही बताया गया था कि स्ट्रेच रैक पर केवल डमी होगी और तुमने ये चेहरे पर नकाब क्यों पहन रखा था। वह नाटक सत्य प्रतीत हो, इसीलिए मैं लोगों के सामने उस रूप में आता था। इंस्पेक्टर घुंडी, म्यूजियम के मेडिकल रूम में इस प्रदर्शन के लिए किसने आदेश दिया था तुम्हें। म्यूजियम के आज के शेड्यूल में शामिल था ये कार्यक्रम भी। म्यूजियम के रोज़ के कार्यक्रमों की पूरी लिस्ट उसी दिन सुबह हमें दे दी जाती है और ये लिस्ट हमें मिलती है म्यूजियम इंचार्ज मिस्टर मुसद्दीलाल से। वहीं पहुंच गया मुसद्दीलाल। मिस्टर मुसद्दीलाल, आज के कार्यक्रम की इस टाइप्ड लिस्ट में यह खेल तुमने क्यों लिखा। मैंने नहीं जनाब, मैं तो हैरान हूँ कि लिस्ट में यह फेरबदल किसने किया। ओह, आप उस लिस्ट को स्वयं अपने हाथ से लिखकर ही टाइपिस्ट को देते होंगे ना। जी हाँ, उसके बाद मेरी हस्तलिखित कॉपी को रिकॉर्ड में रख लिया जाता है। उम्मीद थी मुझे कि रिकॉर्ड से तुम्हारी हस्तलिखित आज के कार्यक्रमों की लिस्ट गायब होगी। यह काम टाइपिस्ट का होगा। बहुत खोजबीन के पश्चात टाइपिस्ट मिस केतकी को आखिर ढूंढ लिया गया। सर, यह रही केतकी भी। उफ, केतकी, इसे भी हत्यारे ने मोम का पुतला बना दिया। केतकी की लाश ने झंझोर दिया इंस्पेक्टर घुंडी की मुंडी को। उफ, कोई बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है इस म्यूजियम के अंदर। कुछ देखता हुआ उछल पड़ा इंस्पेक्टर घुंडी। ओह, यह क्या। नाखून ने जाने क्या कुरेद लिया था उसने। खून सिर चढ़कर बोलता है। यह बात अब
शायद साबित होगी। उस रात वैक्स म्यूजियम के गाइड का फ्लैट गूंज उठा शोर से, चोर चोर। वैक्स म्यूजियम के अनोखी वेशभूषा धारण करने वाले नकाबपोश का मकान। कौन है चोर? उसी रात शहर में चोरी की तीसरी वारदात वैक्स म्यूजियम के इंचार्ज मिस्टर मुसद्दी लाल के घर। अरे चोर चोर पकड़ो, चोरी चोरी हो गई। अगले दिन इंस्पेक्टर घुंडी के थाने में पहुंचने वाले सबसे पहला शख्स था गाइड। ओह, कल रात मेरे घर में चोर घुसा था साहब। कहीं वे सब की कहीं ये सब कीमती सामान आपका तो नहीं? अरे क्या चोर पकड़ा गया? आप अपना सामान लेकर जा सकते हैं। नकाबपोश चोर पकड़ा गया है मिस्टर नकाबपोश, ये रहा आपका सामान। ओह थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। वाह, रिपोर्ट लिखवाने से पहले ही पकड़ा गया चोर। मुसद्दी लाल के घर पहुंचा खुद इंस्पेक्टर घुंडी। मिस्टर मुसद्दी लाल, कल रात आपके घर चोरी हुई और आपने रिपोर्ट लिखवाना तक जरूरी नहीं समझा? चोरी? ओह, मगर आपको कैसे पता चला? चोर पकड़ा गया है। ओह, पर ऐसी कोई विशेष कीमती वस्तु चोरी नहीं हुई जिसकी रिपोर्ट लिखवाई जाती। केवल एक मामूली सा कोट चोरी हुआ है। खूनी चमक आ गई इंस्पेक्टर घुंडी की आंखों में। जिसकी तुम्हें भले ही आवश्यकता न रही हो मिस्टर मुसद्दी लाल, पर कानून की निगाहों में उस कोट की कीमत बहुत है। हवलदार, ये वही कोट है मुसद्दी लाल जिसे पहनकर तुमने केतकी का खून किया। इस कोट का एक बटन केतकी के मोम के पुतले में धंसा मिला है मुसद्दी लाल, जो केतकी का खून करते समय हुए संघर्ष में टूट गया होगा। बताओ, केतकी का खून तुमने क्यों किया? मुझे उम्मीद है कि इस रहस्य के खुलने के साथ ही म्यूजियम में सरेआम हुई उस हत्या का रहस्य भी खुल जाएगा। और किसी भी बात से इनकार करने से पूर्व यह सोच लेना कि रात तुम्हारे घर में चोरी करने वाला शख्स मैं खुद था, यानी इंस्पेक्टर घुंडी। हथियार डाल दिए मुसद्दी ने। भेद खोल ही चुका है तो कुछ भी छिपाना बेकार है इंस्पेक्टर, क्योंकि उस सूरत में तुम मुझे टॉर्चर करके सच उगलवाओगे। सच ये है कि वैक्स म्यूजियम के मोम के पुतले के अंदर छिपाकर हम हीरो की स्मगलिंग कर रहे थे। इसी दौरान मोंटी का परिचय केतकी से हो गया और उन दोनों ने शादी का इरादा बना लिया। अब समस्या उनकी शादी नहीं बल्कि धंधे से अलग होने की थी। मोंटी धंधे से अलग हटकर शराफत की जिंदगी बसर करना चाहता था। क्रोध में आकर मैंने केतकी को मोम के पुतले में बदल दिया। अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। उसी रात केतकी को ढूंढता हुआ जब मोंटी मेरे पास म्यूजियम में पहुंचा, तुम्हारी केतकी अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम भी अपनी मौत का तमाशा अपनी आंखों से देखोगे। उसके बाद मैंने अगले दिन के कार्यक्रम की लिस्ट खुद ही तैयार करके गाइड्स के पास भेज दी और इस प्रकार मुसद्दी लाल की गिरफ्तारी के साथ ही इंस्पेक्टर घुंडी ने अपनी पुलिसिया लाइफ के एक अत्यंत रहस्य भरे केस को सुलझाने में सफलता प्राप्त की। समाप्त। एक और छोटी सी स्टोरी है, दिन दहाड़े हत्या। पुलिस के झुंड की आंखों के सामने हत्याई हुई और हत्यारे को पकड़ना असंभव था। नोटों की गड्डियां फेंककर किसी निर्दोष को कातिल बना डालना आज के युग में कोई मुश्किल काम नहीं। मैं निर्दोष हूं जज साहब, आपका कानून बिक गया है और बिका हुआ कानून असली कातिलों को अदालतों के कटघरे में नहीं पहुंचने देता। कानून अंधा होता है सबूतों का गुलाम। चश्मदीद गवाहों की गवाहियाँ और सबूतों के आधार पर मुलजिम पर अपनी सौतेली माँ की हत्या का दोष साबित होता है। अदालत मुलजिम विक्टर को उम्र कैद की सज़ा देती है। सज़ा भुगतने को पुलिस अदालत से जेल ले चली विक्टर को। वहाँ ठिठक कर रुक गया विक्टर। लंबी यात्रा मुबारक हो विक्टर। खून उतर आया विक्टर के चेहरे पर। उम्र कैद यानी 14 बरस। सजा काट कर लौटूंगा मिस्टर जॉन। तुम भी सुन लो मिसेज क्रिस्टी और तुम भी इंस्पेक्टर घाटगे। अपनी माँ के असली हत्यारों को सजा देने के लिए मैं ज़रूर लौटूंगा। 14 बरस जेल की चक्की पीस पीस कर हड्डियाँ बुढ़ा जाएगी भाई। तब तुम एक चींटी मारने भी लायक नहीं रह पाओगे। ले जाओ इसे। च बेचारे देवर जी। मिस्टर जॉन्स, जायदाद में से मेरा 25% हिस्सा मुझे देना मत भूल जाना, वरना सच को सच साबित करना मेरे लिए कतई मुश्किल नहीं होगा। प्लीज़ डोंट वरी इंस्पेक्टर घाटगे। उस रात, अरे इंस्पेक्टर घाटगे आओ, तुम्हें बताने आया हूँ कि कल विक्टर की सज़ा के 14 बरस पूरे हो रहे हैं। जॉन, उसके सीने में दबी प्रतिशोध की चिंगारी भड़क कर 16 बन चुकी है। क्या? लेकिन घबराओ मत, अब उसके हाथ पाँव में हिम्मत का फौलाद नहीं रहा। एक हाथ व एक टांग पुलिस की मार से बेकार हो चुके हैं। तब तो वाकई हमें उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, मगर क्या इंस्पेक्टर? इसे पढ़ लो।
उनके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था वो पत्र। मैं 14 बरस की सज़ा कल पूरी कर रहा हूँ। कल रात ठीक 10 बजे इंस्पेक्टर घाटगे की मौत के साथ ही मेरा प्रतिशोध आरंभ होकर परसों दोपहर ठीक 12 बजे सरेआम तुम दोनों की हत्याओं के बाद समाप्त होगा। अलविदा। खौफ झांक रहा था क्रिस्टी की आंखों से। ये सब क्या है? घाटगे, कहाँ से मिला तुम्हें यह पत्र? पता नहीं। रुमाल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो ये पत्र देखकर मैं खुद उछल पड़ा था। लेकिन पत्र का मजमून पढ़ने के बाद मुझे समझते देर न लगी कि ये पत्र मेरी जेब में पहुंचाने वाला शख्स कौन है। अजीब बात है, घाटगे कहीं विक्टर सचमुच ही ये धमकी पूरी तो नहीं पागल हो क्या? उसका साया भी ना पहुंच पाएगा तुम तक। मैं तो धमकी भरा ये पत्र लिखने के जुर्म में उसकी सज़ा और बढ़वा देता, पर साले ने पत्र टाइप करवाया हुआ है और इस पर कहीं नाम भी नहीं लिखा है उसका। और हाँ, परसों तुम अपने बंगले के लॉन में पुलिस के ज़बरदस्त इंतजाम में रहोगे। एक बेहद प्रतिष्ठित उद्योगपति के रूप में विख्यात हो चुका था जॉन। उसकी सुरक्षा के लिए अगले दिन प्रातः से ही हथियारबंद पुलिस का बड़ा ही ज़बरदस्त पहरा लगा दिया गया बंगले पर। मेरी आज और कल की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। सेंट्रल जेल के सामने उस टावर पर उपस्थित था खुद इंस्पेक्टर घाटगे। अपनी आंखों से जब तक मैं उसकी कुचली हुई लाश न देख लूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न मुझे अभी भी परेशान किए हुए है कि मेरी जेब में विक्टर का पत्र कहाँ से और कैसे पहुँचा। बैसाखी ठकठकाता बेहद कमज़ोर सा वह इंसान विक्टर था, जो वाकई अब एक चींटी भी मार सकने लायक नहीं रहा था। किसी को भी दया आ सकती थी बेबसी की उस चलती फिरती लाश पर। 2 कदम चलते ही जिसकी सांस धोखनी के समान चलने लगी थी। 14 बरस जेल की काली दीवारों में कैद नज़र भी न देख पाया था वह बाहर की दुनिया को, और अंधेरी हो गई उसकी दुनिया। चलती फिरती लाश खून व मांस के लिथड़ों की सूरत में सड़क पर बिखर गई। यहाँ वहाँ इधर सड़क पर हंगामा मच गया था। लंगड़ा था बेचारा। उफ! उधर ट्रक में हुए भयानक विस्फोट ने गुंजा दिए कान। और इधर इंस्पेक्टर घाटगे। आज रात को 10 बजे घाटगे की मौत से शुरू होना था इसका प्रतिशोध। हटो हटो, दूर हटो। मुझे वो पत्र लिखकर खामखा ही इसने अपनी मौत बुला ली। और ये भी अच्छा हुआ कि उस ट्रक में मैंने पहले ही टाइम बम फिट कर दिया, ताकि इस रहस्य का कोई राजदार न रहे। लाश का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद खुद भी वहाँ से चल पड़ा इंस्पेक्टर घाटगे। जॉन और क्रिस्टी सुनेंगे तो 4-5 लाख आराम से सौंप देंगे मुझे। कितनी बड़ी खुशफहमी थी इंस्पेक्टर घाटगे को। काश वह जान पाता कि विक्टर नाम की लाश को मारकर उसने वही किया है जो चाहती थी वह चलती फिरती लाश। रिसीवर कान में लगाते ही बिच्छू काटे सा उछल पड़ा जॉन। क्या? कैसे? मगर क्या हुआ जॉन? रात ठीक 10 बजे इंस्पेक्टर घाटगे मारा गया। बुरी तरह नूची फटी लाश मिली है उसकी थाने में। जड़ सी रह गई क्रिस्टी। यह घाटगे तो कह रहा था कि उसने विक्टर को। फिर ये सब क्या गुत्थी थी ये? छावनी नजर आने लगा जॉन का बंगला। आप घबराएं नहीं मिस्टर जॉन, बंगले का चप्पा चप्पा पुलिस की निगरानी में है और मैं खुद भी यहाँ इस कक्ष में आपके साथ उपस्थित हूँ। वॉल क्लॉक पर जमी थी वे 4 जोड़ी निगाहें। भयानक सन्नाटा घड़ी की सुइयों के आगे बढ़ने के साथ साथ और गहरा होता जा रहा था। वॉल क्लॉक ने 12 बजने की सूचना दी। सोते हुए पीले जर्द चेहरे धाड़ धाड़ कर बजते दिल और क्लॉक के अंतिम घंटे के साथ हलक फाड़ कर चीख उठी क्रिस्टी। उफ नहीं! उछल पड़ा कमिश्नर। मिस्टर जॉन, मिसेज क्रिस्टी, क्या हुआ? आप लोग इतने खौफजदा क्यों हो रहे हैं? हैरत के सागर में गोते लगा रहा था कमिश्नर, क्योंकि जो छाया उन दोनों को दिख रही थी वह उसे दिखाई नहीं पड़ रही थी। कमिश्नर की बात सुनने का होश कहाँ था जॉन और क्रिस्टी को। पहचान मुझे, मैं विक्टर हूँ। नहीं, तुम मर चुके हो। खुद को मरवाने के लिए ही मैंने वो पर्चा इंस्पेक्टर की जेब में पहुँचाया था। मैं जानता था कि पत्र अपनी जेब में देखते ही वह इंस्पेक्टर कोई ऐसी ही हरकत करेगा। अगर इंस्पेक्टर वैसी हरकत न भी करता तो भी मुझे मरना ही था, चाहे आत्महत्या ही करता। तुम्हें समाप्त करने के लिए मरना जरूरी था मेरा। दुनिया में ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है जो मौत की राह रोक सके। खोपड़ी घूम गई कमिश्नर की। मिसेज क्रिस्टी, क्या हुआ? नहीं, छोड़ दो मुझे। वह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि वे दोनों क्यों चीख चिल्ला रहे हैं।
जॉन, जॉन बचाओ! खून से सुर्ख हो उठी उसकी गर्दन। नो! कमिश्नर की बाहों में थी अब एक लाश। कमांडो, आखिर क्या करे? जॉन हॉल के इस कोने से दूसरे कोने तक उछला। जॉन, अपनी सगी माँ को न को जायदाद के लालच में मार डाला तुम दोनों ने। मेरे सौतेले होने का खूब लाभ मिला तुम्हें, लेकिन ध्यान से सुनो। 14 वर्षों की सज़ा मैंने इसलिए नहीं काटी थी कि कानून ने मुझे सज़ा सुनाई थी। सज़ा काटी तो केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर कि माँ की रक्षा न कर सका मैं तुम्हारे हाथों। काश जान जाता कि बाढ़ ही खेत को चार जाने वाली है। रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था। गर्दन से सिर अपने आप जुदा हो गया था और किसी को छाया तो नजर ही नहीं आ रही थी। उफ! गूंज उठी एक आवाज़। कमिश्नर साहब, इन दोनों की लाशों को हाथ भी लगाने की चेष्टा उस व्यक्ति की मौत बन जाएगी। इन दोनों की लाशों को यथास्थान छोड़ दीजिए। उफ! ठक ठक की एक आवाज़ उस हॉल से दूर दूर होती चली गई। बंगले से दूर बंगले को घूरती खड़ी थी वो रहस्यमय की छाया भी। पूरा हो गया मेरा प्रतिशोध। जेल में सीखी तांत्रिक शक्तियों का एकदम सही उपयोग हुआ। समाप्त।